हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कैसे हो सभी। तो क्या है कि हमने 12 अप्रैल का मॉर्निंग वाला जेईमेन के पेपर का सॉल्यूशन ऑलरेडी कर लिया है, तो वो देख सकते हो। पहले 8 और 9 10 अप्रैल के भी ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिए, वो भी देख सकते हो। तो ये 12 अप्रैल का है। तो सभी अप्रैल सेशन में क्या थे, पेपर वगैरह अगर किसी का थ्योरी वगैरह अच्छे से रिवाइज है, थोड़ा प्रैक्टिस है, तो वो अच्छे से अच्छा स्कोर कर देगा। इवन 120 आउट ऑफ 100 स्कोर कर देगा। अगर नहीं है तो उसके लिए तुमको अगर मेरे से कुछ हेल्प वगैरह चाहिए, लाइव क्लासेस वगैरह चाहिए, तो उसकी हेल्प वगैरह ले सकते हो। ओके, चलो बाद में बताऊंगा मैं। और ये इसके फोकस क्या है, इलिप्स के इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, फोकस है 0,2 एंड 0,-2। इसका मतलब क्या है, एंड माइनर एक्सिस लेंथ इज 4, देन इलिप्स इज पासिंग थ्रू विच पॉइंट। ओके, लेट्स वेट 1 सेकेंड। तो ये एक आसान क्वेश्चन है। तो ये ऐसा वाला इलिप्स है जो वाई एक्सिस के अलोंग हुआ है ना, ये वाला। तो इस इलिप्स के ऊपर ये वाला फोकस तो क्या है 0,2, और ये नीचे वाला फोकस 0,-2, और माइनर एक्सिस का लेंथ 2a। तो क्या गिवन है, माइनर एक्सिस का लेंथ इक्वल टू 4 है, 2a होगा। और फोकस वगैरह क्या होगा, ये 2 किसके इक्वल होगा, बी ई के। होल स्क्वायर करो, बी स्क्वायर ई स्क्वायर इक्वल टू 4। ई स्क्वायर का वैल्यू पुट करो, ई स्क्वायर का वैल्यू होगा 1 माइनस छोटा वाला अपॉन बड़ा वाला, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर का फॉर्मूला इक्वल टू 4। अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 4। यहाँ से ए का वैल्यू कितना आया 2, ये वाला ए का वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो बी स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 इक्वल टू 4। तो बी स्क्वायर का वैल्यू आया 8, ये आ गया। और ए स्क्वायर का वैल्यू कितना आया 4। इलिप्स का इक्वेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कितना है 8 इक्वल टू 1। ये इलिप्स का इक्वेशन होगा। नाउ यू नीड टू चेक विच ऑप्शन इज करेक्ट। सो क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। तो देखो कौन सा वाला पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो जैसे पहला वाला पॉइंट पुट किया, √2 का स्क्वायर 2, 2/4 1/2, 2 का स्क्वायर 4, 4/8 1/2, 1/2 प्लस 1/2 1 हो गया। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया फॉर दिस सम, फॉर दिस सम ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस सम। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट सम। ओके, तो तुमको देखो ये तो आसान क्वेश्चन था, लेकिन कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन भी होते हैं। तो तुमको किसी भी टाइप का डाउट हो, जेईई मेन, एडवांस, ओलंपियाड के, यूपीआई, या जहाँ आपको जिस कोचिंग में पढ़ रहे हो वहाँ के स्टडी मटेरियल से रिलेटेड डाउट्स वगैरह क्लियर नहीं हो पा रहे हो, तो या फिर मेरे से पढ़ना चाहते हो, जस्ट 10th पास आउट स्टूडेंट हो, तो उसके लिए कॉन्टैक्ट वगैरह कर सकते हो। एक मिनिमम रेट वगैरह डिसाइड कर लेंगे, उसके अंदर कोचिंग वगैरह का अराउंड मान लो कि 1/5 1/10 टाइम होगा वो। ओके, नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट सम। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, प्रोबेबिलिटी का है। तो क्या गिवन है, फॉर इनिशियल स्क्रीनिंग ऑफ द एडमिशन टेस्ट ए कैंडिडेट इज गिवन 50 प्रॉब्लम टू सॉल्व। तो कितना प्रॉब्लम दिया है, 50 प्रॉब्लम दिया गया है। इफ द प्रोबेबिलिटी दैट कैंडिडेट कैन सॉल्व, तो ये पी का वैल्यू है कि वो कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। तो क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, तुमको पता है पी प्लस क्यू इक्वल टू 1 होता है। पी सक्सेस का प्रोबेबिलिटी है, वो हमको 4/5 गिवन है। तो क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, क्यू का वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस पी। ये पी का वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो 1 माइनस 4/5, एलसीएम वगैरह लो तो आएगा 1/5। वो हो जाएगा अनसक्सेस का प्रोबेबिलिटी कि कैंडिडेट सोल्व नहीं कर पाए, कैंडिडेट सोल्व नहीं कर पाए प्रॉब्लम। आगे पढ़ो, देन प्रोबेबिलिटी दैट ही अनेबल टू सोल्व लेस देन 2 प्रॉब्लम। इसका मतलब अनेबल टू सोल्व मतलब वो सोल्व नहीं कर पा रहा है, लेस देन 2 प्रॉब्लम। इसका मतलब हो सकता है कि वो लेस देन 2 प्रॉब्लम सोल्व नहीं करने का मतलब क्या हुआ कि 2 से कम, मतलब हो सकता है वो एक प्रॉब्लम सोल्व नहीं कर पाए, कि ही कांट सोल्व, ही कांट, लैंग्वेज को समझो, सोल्व
वन प्रॉब्लम, एक तो ये पॉसिबिलिटी है, एंड हो सकता है वो जीरो प्रॉब्लम को कांट सॉल्व, ही कांट सॉल्व जीरो प्रॉब्लम। तो जीरो प्रॉब्लम्स कांट सॉल्व का मतलब तो क्या हुआ, ऑल सॉल्व, और सब प्रॉब्लम को सॉल्व कर देना। और कांट सॉल्व वन प्रॉब्लम का क्या मतलब हुआ, तो कांट सॉल्व वन प्रॉब्लम का मतलब हुआ ये वाले का मतलब, कांट सॉल्व वन प्रॉब्लम का मतलब कितनी प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब टोटल 50 प्रॉब्लम है, तो 49 प्रॉब्लम कैन सॉल्व, कैन सॉल्व। और ऑल सॉल्व का मतलब 50 प्रॉब्लम कैन सॉल्व। तो कोई एक्सपेरिमेंट है तुम्हारा एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का, तो उसको तुम 50 बार रिपीट कर रहे हो, पहला क्वेश्चन सॉल्व करना, दूसरा सॉल्व करना, है ना। तो अब उसमें से क्या है 49 कैन सॉल्व। तो तुमको मैं बताऊं, एन है, एन प्रॉब्लम्स है, उसमें से आर कैन सॉल्व की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एन में से आर को सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी ये है पी एक्स इक्वल टू आर। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है ही कैन सोल्व आर प्रॉब्लम आउट ऑफ एन प्रॉब्लम। ये पी एक्स आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ही कैन सोल्व आर प्रॉब्लम आउट ऑफ एन प्रॉब्लम। तो एन पी एक्स आर क्या होगा, एन में से पहले एन प्रॉब्लम में से आर प्रॉब्लम सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सी वाली सोल्व कर रहा है, फिर वो क्या सोल्व कर रहा है, इसका मतलब पी की पावर आर आएगा, और कितनी सोल्व नहीं कर रहा, एन में से आर तो सोल्व कर रहा है, तो कितनी सोल्व नहीं कर रहा, एन में से आर घटा दो तो एन माइनस आर, तो क्यू की पावर क्या हो जाएगा, एन माइनस आर। पी क्या है, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है, सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी, और क्यू क्या है, सोल्व नहीं करने की प्रोबेबिलिटी। क्यू क्या है, सोल्व नहीं करने की, सोल्व नहीं करना, है ना। और पी क्या है, सोल्व करना, है ना। अब देखो हमको क्या आएगी, दो पॉसिबिलिटी बनेगी कि 49 प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है और 50 प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। तो 49 प्रॉब्लम सॉल्व करने का मतलब तो क्या हुआ, 50 प्रॉब्लम में से 49 सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर पी की पावर क्या आएगा, 49 आएगा, और क्यू की पावर क्या आएगा, 1 आएगा, 50 माइनस 49, प्लस हो सकता है 50 में से पूरा 50 प्रॉब्लम सॉल्व कर दे, और उस केस में क्या आएगा, पी की पावर 50 आएगा, और क्यू की पावर 50 माइनस 50 0 आएगा। ओके, 50 सी 49 होगा 50, देख लेना ये, क्योंकि ये चैप्टर में तुम ये क्वेश्चन देख रहे हो, तो इसका मतलब पीएनसी का बेसिक तो आता ही है। तो ये 50 सी 49 कितना होगा, 50 होगा, और इनटू में क्या है, पी पावर 49, और देखो पी पावर 49 क्यू पावर 1, क्या कॉमन ले सकते हो, पी पावर 49 को कॉमन ले सकते हो, और ये 50 सी 50 क्या होगा, वो होगा 1, तो क्या कॉमन ले सकते हो, पी पावर 49 को कॉमन ले लो, पी पावर 49 में कॉमन ले रहा हूँ, अंदर क्या बचा, अंदर बचा 50 इंटू क्यू प्लस यहाँ क्या बचा, क्यू तो है नहीं, तो पी पावर 1 बचा, वैल्यूज पुट कर दो, पी पावर 49, पी कितना था 4/5, तो 4 क्या होगा, 1 सेकेंड, यह होगा 4/5 की पावर 49, अंदर क्या होगा 50 इंटू क्यू, क्यू कितना है, क्यू आया था हमारा यहाँ ऊपर देखो क्वेश्चन में 1/5, ऊपर देखो क्यू का वैल्यू 1/5, तो 1/5 प्लस पी, पी कितना है 4/5, यह आ गया। ये एलसीएम वगैरह लो, 54 डिवाइड बाई 5 आएगा, तो देखो कौन सा ऑप्शन, 54 डिवाइड बाई 5, 4/5 पावर 59, तो देखो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस सम।
नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट सम। कोई समझ में नहीं आ रहा रिपीट करो, दोबारा से देखो, आ जाएगा समझ में। अगर फिर भी नहीं आ रहा इसका मतलब ये वाले टॉपिक का तुम्हारा थ्योरी वीक है। थ्योरी को मेरे से पढ़ने के लिए तुम कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, तो तुमको एक मिनिमम टाइम में मिनिमम रेट के अंदर, ताकि अच्छा से अच्छा जेई में, देखो मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड पढ़ाता हूँ। कुछ टीचर्स वगैरह इंटरटेन वगैरह करते हैं, वैसा मेरा कुछ नहीं है। जैसे देखा होगा ना तुमने यूट्यूब पे कि कुछ के लाखों में सब्सक्राइबर वगैरह, वो भी पढ़ाते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मेरा मतलब ये है कि वो इंटरटेन वगैरह ज़्यादा करते हैं बच्चों को, मतलब वीक स्टूडेंट को अट्रैक्ट करने का। तो हमारा वो वाला सीन नहीं है, हम पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। अगर वीक स्टूडेंट है तो उसको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा और ज़्यादा क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करने पड़ेंगे, और लाइव क्लास वगैरह लेने की, मतलब टीचर से कांटेक्ट करके टीचर से एक्स्ट्रा हेल्प लेनी पड़ेगी, वही तरीका है। क्योंकि हम इंटरटेन करने में बिलीव नहीं करते। ओके, नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट सम। तो ये आसान क्वेश्चन है, डेरिवेटिव फाइंड करना है इसको। तो इसको इक्वल टू में वाई मान लो, इसके इक्वल टू में वाई इक्वल टू ये है। तो अंदर क्या करना पड़ेगा, अंदर तुम क्या कर सकते हो, देखो ऐसा वाला जब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाया जाता है तो क्लास नोट्स में बताया जाता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किसका डिवाइड कर देंगे, कोस एक्स का। ऊपर भी डिवाइड कर दो साइन एक्स माइनस कोस एक्स के नीचे कोस एक्स का, ऊपर नीचे कोस एक्स से। तो अब अलग अलग डिवाइड कर दो, जैसे कैसे, ये नीचे कोस है ना, कोस को साइन के नीचे अलग लिख लो, कोस को कोस के नीचे अलग लिख लो। तो ऊपर क्या आएगा, साइन के नीचे अलग लिखोगे तो ऊपर आएगा टेन इनवर्स, साइन के नीचे कोस टेन एक्स आएगा, माइनस कोस बाई कोस 1 आएगा, अपॉन नीचे क्या आएगा, ये कोस साइन के नीचे जाएगा तो टेन एक्स आएगा, और प्लस का कोस बाई कोस, कोस कोस के नीचे जाएगा तो 1 आएगा। ओके, अब क्या करो, तुम इसको एक काम कर सकते हो, ये क्या है, टेन इनवर्स, इस 1 की जगह क्या पुट कर सकते हो, टेन पाई बाई 4 पुट कर सकते हो। इस 1 की जगह पुट कर सकते हो टेन पाई बाई 4। यहाँ भी मल्टीप्लाई में 1 मान लो, उस 1 की जगह पुट कर सकते हो टेन पाई बाई 4। पाई बाई 4 होता है 45 डिग्री, है ना। पाई की जगह 180 पुट करो, 45 आ जाएगा। अब ये ऊपर क्या बना, ऊपर बनेगा ये फॉर्मूला, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। ए का वैल्यू फाइंड करो, देखे ये किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है टेन इनवर्स टेन ए माइनस बी का होता है। ए का वैल्यू क्या है यहाँ, ए का वैल्यू है, कंपेयर करो, ए की जगह क्या है, देखो ए की जगह यहाँ क्या है, एक्स है, और बी की जगह क्या है, पाई बाई 4 है ना। तो ए की जगह एक्स पुट कर दो और बी की जगह पाई बाई 4। ये टेन से टेन कैंसल हो गया, ऐसे कैंसिल नहीं होता है, ये यहाँ तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसलिए हो गया, है ना। तो ये भी चीज़ ध्यान में रखना है, ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ाया जाता है। अब हमको क्या करना है, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बाई टू। तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बाई टू कैसे करोगे डिफ्रेंशिएशन, तुमको पता है। ओके, ये y का है तो क्या कर लेंगे, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करो। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आया, ये यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा था y इक्वल टू एक्स माइनस पाई बाई 4। तो इसको डिफ्रेंशिएट करो, डी वाई बाई डी एक्स कितना आएगा, x का 1 हो जाएगा। तो ये डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया, 1 हो गया। अब मैं मान लूँ ये नीचे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बाई टू माना है, तो एक्स बाई टू को मैं मान लेता हूँ t। तो इसका मतलब क्या करना है, हमको फाइंड करना है डी वाई बाई डी टी फाइंड करना है ना। इसका यही मतलब होता है जो क्वेश्चन में पूछा है ना, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बाई टू डिफ्रेंशिएशन। तो एक्स बाई टू को टी पुट कर लिया है, इसका मतलब टी के रिस्पेक्ट में वाई का डिफ्रेंशिएशन। तो डी वाई बाई डी टी का फॉर्मूला लगाओ, डी वाई बाई डी एक्स अपॉन डी टी बाई डी एक्स। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा ये कि डी एक्स से डी एक्स कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब दोनों चीज़ सेम ही है। तो ऊपर डी वाई बाई डी एक्स ऐसा का ऐसा है, और नीचे भी डी टी बाई डी एक्स ऐसा का ऐसा है। डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू कितना आया हमारा, यहाँ से देखो 1 आया, अपॉन डी टी बाई डी एक्स। ये क्वेश्चन में देखो ऊपर डी टी इक्वल टू एक्स बाई टू है, तो डी टी बाई डी एक्स फाइंड करो।
टी को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, तो x/2 का डिफ्रेंशिएशन कितना आएगा 1/2। तो ये dt/dx का वैल्यू पुट कर दो 1/2, 2 ऊपर चला जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा फॉर दिस सम? फॉर दिस सम करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट? आंसर 2 हो जाएगा। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस सम ना। ये आसान क्वेश्चन था जो सभी स्टूडेंट ऑलमोस्ट कर पाते हैं। ओके, फिर भी अगर तुम्हारा वीक है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री वगैरह तो उसका सॉल्यूशन मैंने बता दिया तुमको। ओके, रिवाइज वगैरह करो या मेरे से हेल्प ले सकते हो। ओके, नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट सम। देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की क्या खास बात होती है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्वेश्चन होता है उसको तुम पढ़ोगे तो वो कई बार डरावना लगेगा, तुमको कोई हिंट नहीं मिलेगा, लेकिन मैं गारंटीड लेता हूँ कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 90% क्वेश्चन ईजी होते हैं। केवल ओनली थिंग होती है कि तुमको प्रॉपर क्वेश्चन को पढ़ते हुए उसका डायग्राम बनाने की ज़रूरत होती है। तो बस डायग्राम बना लो, एक बार पढ़ लो क्वेश्चन। टेंजेंट टू दिस कर्व एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विथ दिस लाइन। तो ऐसे मान लो कि ये कोई कर्व है, ये अब कर्व कैसा ही बना सकते हो, यहाँ तो तुमको थोड़ा बहुत कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का नॉलेज होना चाहिए। तो ये एक पैराबोला है, तो चलो ये पैराबोला मान लिया। प्रॉपर बनाने का जरूरी नहीं है डायग्राम, तो तुमने बना लिया ये पैराबोला। ओके, प्रॉपर मतलब एग्जैक्टली कहाँ लाई करेगा वो जरूरी नहीं है, ये पैराबोला। और अब तुमको ये लाइन बनाने की ज़रूरत है, ये बनानी लाइन। और क्या बोल रहा है, अब आगे पढ़ो कि जो ये लाइन इस पैराबोला को जिन 2 पॉइंट्स के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है, ए और बी, वो वाले पॉइंट मान लिए तुमने ए और बी। ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। अब आगे पढ़ो, टेंजेंट्स टू दिस कर्व एट अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद दिस लाइन। मतलब ये वाली लाइन पैराबोला को जिन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है उन दोनों पॉइंट्स पे तुमको टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो ए पॉइंट और बी पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करो, ये वाली टेंजेंट हुई। और बी पॉइंट के ऊपर मैं टेंजेंट की बात करूं तो बी पॉइंट के ऊपर ये वाली टेंजेंट है ना, ये टेंजेंट। अब क्या बोल रहा है कि वो दोनों टेंजेंट जिस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है उसका कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो टी पॉइंट है वो फाइंड करना है, तो वो मान लिया मैंने एच कोमा के, तो तुमको फाइंड करना है एच कोमा के का वैल्यू। अब हमको ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन गिवन है। क्या गिवन है? x माइनस वाई इक्वल -3 = 0। ये लाइन की इक्वेशन गिवन है। एक बार ऐसे सोचो कि ये लाइन की इक्वेशन नहीं गिवन होती और हमको टी पॉइंट का कोऑर्डिनेट मालूम होता, तो विथ रिस्पेक्ट टू टी पॉइंट व्हाट इज ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन क्या होगी? विथ अगर टी पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉ की जाती है तो वो दोनों टेंजेंट कर्व को जिस पॉइंट के ऊपर टच करती है उन दोनों टचिंग पॉइंट को मिलाने वाली लाइन विथ रिस्पेक्ट टू टी क्या होगी? कोड ऑफ कॉन्टेक्ट होगी। तो ये वाली लाइन का दूसरा नाम क्या है? कोड ऑफ कॉन्टेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो उसकी कोड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन तुमको मालूम है, टी इक्वल टू 0 होती है विथ रिस्पेक्ट टू टी इक्वल टू 0 होती है। टी इक्वल टू 0 कैसे लगाते हैं? उसके रूल होते हैं कि क्या लगाते हैं, टी इक्वल टू 0 में x² के कोफिशिएंट को रिप्लेस कर देते हैं x1 से, और y² के कोफिशिएंट को रिप्लेस कर देते हैं y1 से, और x के कोफिशिएंट को रिप्लेस कर देते हैं x + x1/2। x1 y1 क्या होगा? यहाँ ये वाला पॉइंट होगा x1 और ये होगा y1। चलो h और k की जगह x1 y1 ही ले लो डायरेक्टली, ताकि तुमको दो बार मैनिपुलेट वगैरह नहीं करना पड़े। ये यहाँ ले लिया x1 और ये वाला ले लिया y1। ये रिप्लेसमेंट करना है किसमें? ये वाला t इक्वल टू 0 किस में करना होता है? कर्व की इक्वेशन। तो चलो कर्व की इक्वेशन लिखो एक बार। कर्व की इक्वेशन है हमारी, इसको होल स्क्वायर को ओपन कर लो, तो ये होल स्क्वायर बनेगा x² माइनस का 4x, 2 का स्क्वायर 4 में से 1 गया तो 3, तो प्लस का 3, और y को भी उधर ले जाओ तो माइनस का y इक्वल टू 0। एक बार चेक कर लो, x² माइनस 4x, y को उधर ले गया माइनस y, 2 का स्क्वायर 4 में से 1 गया तो 3, ये हुआ। अब इसके अंदर क्या लगाना है? किसका? कोड ऑफ कॉन्टेक्ट का इक्वेशन निकालना है।
तो कोड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन कैसे निकालेंगे? t इक्वल टू जीरो, टी इक्वल टू जीरो के लिए रूल बता दिया था। एक्स स्क्वायर को कैसे रिप्लेस करते हैं? एक्स एक्स वन से। तो क्या आएगा? एक्स एक्स वन। एक्स वन क्या है? टी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट है ना, जो फाइंड करना है। माइनस फोर एक्स की जगह क्या रिप्लेस करेंगे? एक्स प्लस एक्स वन डिवाइड बाई टू। माइनस वाई की जगह क्या रिप्लेस करेंगे? ये t इक्वल टू जीरो का रूल होता है, y प्लस वाई वन बाई टू। तो y की जगह y प्लस वाई वन बाई टू प्लस का 3 ऐसा का ऐसा। ओके, सभी x के कोफिशिएंट एक साथ लिख लो। x के कोफिशिएंट एक साथ लिख लो तो x के कोफिशिएंट कितना आएगा? एक तो आएगा x1, एक 2/4/2 माइनस 2 आएगा, बस। ऐसे ही y के कोफिशिएंट सभी एक साथ लिख लो तो y का कोफिशिएंट कितना आएगा? एक ही है, माइनस का 1/2। अब बाकी टर्म्स एक साथ लिख लो तो बाकी टर्म आएगा माइनस का 2x1, 4 में 2 का डिवाइड किया और क्या हुआ? माइनस का y1/2 और क्या हुआ? प्लस का 3 इक्वल टू 0। सिंस ये वाली लाइन और जो ऊपर क्वेश्चन में गिवन लाइन है वो दोनों सेम है, तो वो उसको मैं नीचे लिख रहा हूँ। ऊपर क्वेश्चन में क्या लाइन गिवन है हमको? वो लाइन गिवन है x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। सिंस बोथ लाइन आर सेम, दोनों ही ए और बी पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन है, इसका मतलब दोनों को कंपेयर कर सकते हो। कंपेयर कैसे करना होता है कि यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है? 1, यहाँ y का कोफिशिएंट क्या है? 1, यहाँ 3 है ना। तो अब x के कोफिशिएंट का डिवाइड करेंगे। यहाँ ऊपर x का कोफिशिएंट क्या है? x1 माइनस 2। तो क्या करेंगे हम? एक बार मैं थोड़ा ऊपर मिटा के लिख रहा हूँ इसको। हाँ, नीचे देखो, ऊपर x का कोफिशिएंट क्या है? ऊपर x का कोफिशिएंट है x1 माइनस 2, तो लिखेंगे x1 माइनस 2 अपॉन नीचे x का कोफिशिएंट क्या है? 1, तो उसको अपॉन में लिखेंगे। कंपेयर करने का तरीका है दो लाइनों को। और ऊपर y1 का कोफिशिएंट कितना है? ऊपर y1 का कोफिशिएंट है -1/2, तो वो है माइनस का 1/2। और नीचे y1 का कोफिशिएंट कितना है? वो देखो -1 के साथ में लिखो तो -1, ये है। ऐसे ही ये हो गया है ना। तो और ऐसे ही इक्वल टू में क्या लिखेंगे? ऐसे इधर जगह नहीं है तो इसको नीचे लिख देता हूँ मैं। चलो एक बार यहाँ से x1 का वैल्यू निकाल लो। तो x1 का वैल्यू निकालोगे तो क्रॉस, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया? तो ये x1 का वैल्यू आएगा 2 + 1/2। तो x1 का वैल्यू कितना है? 2 2 × 4, 4 + 1 5/2। तो 5/2 दो ऑप्शन में है हमारा, फर्स्ट ऑप्शन में भी है और सेकेंड ऑप्शन में भी है, थर्ड ऑप्शन में भी है। फर्स्ट ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन। तो इसका मतलब y कोऑर्डिनेट निकालना ही पड़ेगा। तो y कोऑर्डिनेट निकाल लो। चलो फिर और क्या है? तो y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करोगे? इक्वल टू वाला ये भी करोगे। यहाँ ऊपर कोफिशिएंट क्या है जो बिना x और y वाले, तो वो वाला क्या है? इधर थोड़ा सा मैं मिटा के करना पड़ेगा हमको, क्योंकि ये इधर लिख लिया था हमने। चलो एक बार रुको। देखो, लिखो इसको आगे। तो ऊपर बिना x और y वाला टर्म क्या है? माइनस का 2x1 माइनस का y1/2 और प्लस का 3 डिवाइड बाई क्या कोफिशिएंट है? माइनस का 3 ये। तो ये x1 का वैल्यू आ गया था, x1 कोऑर्डिनेट हमारा 5/2 आ गया था। तो क्या करेंगे? इस x1 ऊपर माइनस कॉमन ले लो, और यहाँ भी ये वाला माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ तो 1/2 बचा, ऊपर माइनस कॉमन ले लो, नीचे वाले माइनस से कैंसिल कर दो। तो क्या आएगा? 2x1 + y1/2 क्या आएगा? 2x1 + y1/2 माइनस का 3 अपॉन नीचे 3। अब इसमें x1 का वैल्यू पुट कर दो, ये वाला 5/2। तो करो 1/2 इक्वल टू, यहाँ 5/2 पुट करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आएगा? 5 + y1/2 माइनस का 3 अपॉन का 3 को उधर ले जाओ तो क्या आ जाएगा? 3/2। और ये 5 में से 3 गया तो कितना बचा? 2 बचा। तो 3/2 को 2 को इधर ले आओ, तो 3/2 माइनस 2 इक्वल टू y/2। तो एलसीएम वगैरह लो तो यहाँ से क्या आएगा?
y1/2 इक्वल टू आएगा -1/2, 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो y1 का वैल्यू कितना आ गया -1। तो देखो विच ऑप्शन करेक्ट हुआ, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस सम। तो थोड़ा सा लेंथी हो गया, लेकिन ये में एक अच्छा कंसेप्ट क्लियर हो गया। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट सम। तुम 1.5 स्पीड वगैरह करके देख सकते हो, है ना, क्योंकि ऐसे थोड़ा बोरिंग लगेगा तुमको। 1.5 या 1.25 कुछ भी, या 2x भी, डिपेंड करता है स्टूडेंट के लेवल पे। सेटिंग में जाके ऑप्शन होता है चेंज करने का। क्या गिवन है बेटा इसमें, एरिया ऑफ द बाउंडेड बाय दिस पैराबोला एंड दिस स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास कर रही है, 0,0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो लैम्डा 0 से बड़ा है, स्लोप पॉजिटिव है ना। तो इसका मतलब कैसा होगा डायग्राम, डायग्राम होगा तुम्हारा ये पैराबोला हुआ, और ये एक्स एक्सिस हुआ, और ये वाई एक्सिस हुआ, और तुम्हारा स्ट्रेट लाइन हुआ, ये वाली स्ट्रेट लाइन हुई ओरिजिन से पास करने वाली। तो तुमको पता लग गया होगा कौन सा एरिया फाइंड करना है ना। दोनों के दो कर्व के बीच का एरिया ही तो फाइंड करते हैं। तो तुमको फाइंड करना है जो ये मैं ब्लैक कलर फिलअप कर रहा हूँ ना, ये वाला एरिया फाइंड करना है लाइन और पैराबोला के बीच का। तो उसके लिए यहाँ कोऑर्डिनेट क्या है 0, यहाँ का कोऑर्डिनेट निकाल लो, वो वाला क्या होगा, ये वाला कोऑर्डिनेट x1। तो लाइन और कर्व का इंटरसेक्शन का x कोऑर्डिनेट होगा। फिर रूल सेम है हमारा, ऊपर वाले कर्व में से नीचे वाला घटाते हैं। तो ऊपर वाला क्या है, ऊपर पैराबोला है, तो ऊपर पैराबोला की इक्वेशन क्या है, y का वैल्यू आ जाएगा, रूट लग जाएगा, तो 2√λ√x ये हो जाएगा, है ना। लाइन की इक्वेशन में y का वैल्यू क्या है, लाइन की इक्वेशन में y का वैल्यू है λx। ओके, तो ऊपर वाले में से नीचे वाला घटाते हैं, ऊपर पैराबोला है तो क्या हो जाएगा 2√λ√x माइनस नीचे वाला λx। लिमिट क्या लगेगी 0 से लेके x1 तक, ये एरिया हो जाएगा। अगर मैं ऐसे लेता अलग से कि ये ऊपर वाला f(x) है, नीचे वाला g(x) है, फिर फॉर्मूला लगाता f(x) में से ऊपर वाले में से नीचे वाला घटाना है, लिमिट लगेगी x1 से x2। x1 कहाँ से एरिया स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, एंड कहाँ पे हो रहा है, तो ये 0 हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा x1। तो एक ही बात हुई ना, वो मैं नहीं बताया, थोड़ा डायरेक्ट बता दिया। अब तो x1 का वैल्यू निकालना है, तो ये आंसर गिवन है हमको पहले से, आंसर इस क्वेश्चन के लिए गिवन है 1/9। तो अब हमको लेमडा का वैल्यू फाइंड करना है। तो आसान क्वेश्चन है ये। तो x1 का वैल्यू तो निकाल सकते हो, कैसे निकाल सकते हो कि ये दोनों का इंटरसेक्शन है, तो दोनों से y का वैल्यू इक्वल करो। यहाँ से y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू है 2√λ√x इक्वल टू यहाँ से ये वाला y का वैल्यू कितना है λx। तो ये वाले y की जगह क्या पुट कर देंगे λx, तो क्या हो जाएगा इक्वल टू में λx। तो एक बार लेमडा को हटा दो, लेमडा की टर्म में आएगा क्या, चलो लेमडा की टर्म में आएगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर लो, फिर दोनों तरफ स्क्वायर कर लो। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 4λx इक्वल टू इधर कितना हो जाएगा λ² x²। x कॉमन लो, x और लेमडा कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा x माइनस 4 बचेगा, λx माइनस 4 क्या बचेगा λx माइनस 4। तो यहाँ से इक्वल टू में 0 करो, एक तो x इक्वल टू 0 आया, तो वो वाला तो ओरिजिन पॉइंट है ही हमारा, नीचे वाली लिमिट x इक्वल टू 0 है ना। और दूसरा वाला पॉइंट क्या आएगा, वो आएगा इक्वल टू में 0 करो,
तो x का वैल्यू आएगा 4/λ। तो x1 का वैल्यू कितना होगा 4/λ। थोड़ा कैलकुलेशन बन सकता है, तो चलो कर लो फिर इसको। तो ये इंटीग्रेशन क्या होगा 2√λ, रूट x का क्या होगा x⁻³ और नीचे भी 3/2 माइनस λ ऐसा कैसा x का होगा x²/2। फिर लिमिट तो बाद में पुट करेंगे हम, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 4/3 √λ और x⁻³ x का वैल्यू पुट कर दो, x का वैल्यू है 4/λ, 4/λ⁻³ क्योंकि x की जगह 0 पुट करोगे तो वो का वो माइनस का लैम्डा, x की जगह वैल्यू पुट कर दो, x की जगह है 4/λ² अपॉन में 2। ओके, अब इसको सॉल्व करना है तुमको। तो ये कितना हो जाएगा 4⁻³ ये कैलकुलेशन करो, ये 1/9। एक बार देखिए तुम्हारा कितना कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग है। इसको यह पॉज करके ये कैलकुलेशन करो और फिर देखो कि तुमने सही किया है या नहीं किया। ओके, तो देखो अब ये 4/3 ऐसा का ऐसा रहने दो, 4⁻3/2, 4⁻1/2 होता है 2, 2⁻3 हो जाएगा 8, तो ये तो आ जाएगा। फिर ये λ⁻3/2 है तो ऊपर तो √λ है, नीचे λ⁻3/2 को लिख सकते हो λ इंटू √λ। तो √λ से √λ कैंसिल हो जाएगा तुम्हारा। ओके, तो नीचे 1/λ हो गया ये, और इधर कितना आएगा 4 का स्क्वायर 16, 16/2 8 हो जाएगा, तो ये माइनस का 8/λ हो जाएगा, तो इक्वल टू 1/9। तो ये लेमडा नीचे है, लेमडा को उधर ले जाओ, 9 को उधर ले जाओ, तो ये लेमडा का वैल्यू कितना आ जाएगा, लेमडा का वैल्यू आ जाएगा 9 इंटू कैलकुलेशन करो अपने से, तो 4 8 जा 32/3 माइनस का 8, 9 उधर चला गया, लेमडा नीचे था तो वो इधर ले आया। तो ये इसका एलसीएम वगैरह लो, तो 8 3 जा 24, 24 32 में से 24 घटाओ तो वो 8 बचेगा, तो 8/3। तो लेमडा का वैल्यू आएगा, लेमडा का वैल्यू आएगा 9 इंटू 8/3, तो 3 से कैंसिल करो तो 24। लेमडा का वैल्यू कितना आएगा 24। सो देखो विच ऑप्शन इज करेक्ट, 5th क्वेश्चन में ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। तो थोड़ा लेंथी होता जा रहा है, थोड़ा नेक्स्ट टाइम से थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे। ओके, नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट सम। तो एरिया वैसे थोड़ा डिफिकल्ट चैप्टर होता है, इसका लिए जब तक तुमको क्लास नोट्स वगैरह अच्छे से समझ में नहीं आएगा तब तक काम नहीं होगा तुम्हारा। तो उसके लिए तुम कॉन्टेक्ट वगैरह कर सकते हो, मतलब क्लास में बेसिक चीज़ों पे फोकस करके, ताकि ये वाले क्वेश्चन तो तुमसे चुटकियों में हल हो जाए बिना किसी हेल्प के, है ना। तो उसके लिए तुम मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, और लाइव क्लास वगैरह, डाउट क्लास वगैरह, जिस भी तुम्हारी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग तुम्हारी क्लासेस में, मतलब मैं ऑलरेडी 5 to 6 बैचेस वगैरह हैंडल कर रहा हूँ, तो उनके अकॉर्डिंग तुमको अलग जिसमें रिक्वायरमेंट होगी, जैसे तुम 10th से 11th, 10th से लेके स्टार्टिंग से लेके पूरा जो एडवांस तक जाना चाहते हो उसके लिए अलग बैच है, और जो जिसका ऑलरेडी 12th कंप्लीट हो गया है, एक बार कोचिंग भी कर चुका है, उसके लिए टारगेट बैच अलग है, तो उसमें कर दिया जाएगा। और तुमको अगर मान लो जस्ट 11th कंप्लीट हो गया है, 12th में हो तो 12th वालों के साथ में, मतलब जैसा तुम्हारा रिक्वायरमेंट है, और ओनली डाउट्स वगैरह पूछने हैं तो उसके लिए अलग है। तो टोटल 5 to 6 टाइप के मतलब बैचेज वगैरह है, तो उनकी तुम्हारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनके अंदर तुमको डाल दिया जाएगा, है ना। डाल दिया जाएगा मतलब तुमको उनमें ऐड कर दिया जाएगा, और तुमसे मतलब फ़ी वगैरह बाकी, मतलब जो कोचिंग वगैरह लेती है उनकी तुलना में तो 1/10 है। जैसे कोचिंग वगैरह मान लो 1 लाख रुपया ले रही है, तो उसका 1/10 देख लो, 10,000 20, मैक्सिमम 10 to 15,000 के। ओके, पूरा कोर्स की बात कर रहा हूँ। ओके, नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट सम। पीएनसी हुआ, एरिया हुआ, और क्या बोलूँ मैं, ये वाले पीएनसी, एरिया, प्रोबेबिलिटी, ये 3 चैप्टर बाकी चैप्टर की तुलना में थोड़े डिफिकल्ट है, तो तुमको कोचिंग वगैरह में भी पढ़ाया जाता है या यहाँ पर भी पढ़ोगे मेरे से, तो उनमें क्या होगा, तुमको ये वाले लास्ट में करवाए जाते हैं, ताकि पेपर के बाकी सभी क्वेश्चंस वगैरह करने के बाद कुछ कई बार इनमें से ईजी क्वेश्चन भी आ जाता है ना। तो लेकिन करवाया तो जाता है, लेकिन तुमको बाकी चैप्टर पूरा अच्छे से कवर होने के बाद में, जैसे मान लो कोई स्टूडेंट स्टैटिक्स हुआ,
मैथमेटिकल रीजनिंग हुआ उन सभी, और हाइट डिस्टेंस हुआ, उन सभी इजी चैप्टर को छोड़कर ये वाले चैप्टर कर रहा है, उनको छोड़कर, तो वो तो बेवकूफ़ी है। तो इसका मतलब उनको सबसे पहले कवर करना है। यानी तुमको ओवरऑल क्या मैटर करता है? स्कोर मैटर करता है कि तुम्हारा स्कोर वगैरह कैसा है ना। तो चलो देखो इसमें क्या गिवन है। ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट कंप्राइज 5 बॉय एंड n गर्ल्स, यानी वहाँ पे 5 बॉय है और n गर्ल्स है। नंबर ऑफ वे इन विच ए टीम ऑफ 3 स्टूडेंट रैंडमली सिलेक्टेड, मतलब 3 स्टूडेंट की हमको एक टीम बनानी है फ्रॉम दिस ग्रुप सच दैट देयर इज एटलीस्ट 1 बॉय, कम से कम एक लड़का होना चाहिए, और एटलीस्ट 1 गर्ल, कम से कम एक लड़की होनी चाहिए। यानी 3 को सिलेक्ट करना है। टोटल कितने हैं? 5 तो बॉय है, n गर्ल्स है, तो टोटल कितने हुए? 5 + n है। तो 5 + n में से 3 को सिलेक्ट करना है हमको। कंडीशन क्या गिवन है कि कम से कम एक गर्ल होनी चाहिए और कम से कम एक बॉय होना चाहिए। तो तुम इसको कैसे सोच सकते हो कि हम टोटल नंबर ऑफ केसेस, मान लो ये एक गर्ल और एटलीस्ट 1 बॉय और एटलीस्ट 1 गर्ल, ये वाली कंडीशन कम से कम वाली नहीं दी हुई होती, तब क्या करते? 5 + n में से तुम 3 का सीधा सीधा सिलेक्शन कर लेते। अब माइनस करेंगे कि मान लो ये वाला केस कब नहीं होगा, कि मान लो तीनों ही लड़कियां हुई, तो तीनों ही लड़कियां होगी तो वो क्या होगी? NC3। और अगर मान लो तीनों ही जो 3 स्टूडेंट सेलेक्ट कर रहे हो वो तीनों ही बॉय हुए, है ना, तीनों ही गर्ल हुई तो NC3 हो जाएगा, और तीनों ही बॉय हुए तो क्या हो जाएगा? 5 बॉय है, 5C3 हो जाएगा। ये वाला गिवन है हमको कितना? 1750। सोच के देखना, ये वाला ही है ना। यानी तुमने टोटल नंबर ऑफ केसेस निकाली है, उसमें से तुमने वो वाला घटा दिया कि मान लो सभी गर्ल हुई, तो सभी गर्ल हुई तो वो वाली कंडीशन नहीं आएगी। कौन सी वाली? एटलीस्ट 1 बॉय वाली। अगर सभी बॉय हुए तो उसमें वो वाली कंडीशन नहीं आएगी। कौन सी वाली? एटलीस्ट कम से कम एक लड़की का सिलेक्शन। अगर सभी बॉय सिलेक्ट कर लिए तो उसमें से कम एक लड़की वाला सिलेक्शन वाली कंडीशन नहीं आएगी, इसलिए उसको सब्ट्रैक्ट किया है मैंने। कौन सी? सभी बॉय का सिलेक्शन। ये क्या है? ये वाली कंडीशन है ऑल बॉय सिलेक्शन। और ये वाली कंडीशन क्या है? ऑल गर्ल सिलेक्शन। ये क्या है? टोटल। तो टोटल में से ऑल बॉय सिलेक्शन ऑल गर्ल सिलेक्शन को घटा दोगे तो वो कितना गिवन है हमको? 1750। अब n का वैल्यू निकालना है। तो अब तो आसान बन गया है क्वेश्चन, अब तो कर ही सकते हो, कर लोगे ना। करो चलो कैलकुलेशन, फिर स्टॉप करके फिर देखो कि तुम्हारा सही आता है या नहीं। तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। ये क्या हो जाएगा? 5 + n और n + 5 मान लो, फिर n + 4 एक कम होगा, फिर n + 3, और इसमें से 3 घटाओगे तो 2 आएगा, फिर आएगा n + 2 फैक्टोरियल, है ना। नीचे क्या आएगा? 3 फैक्टोरियल, और फिर इसमें से ये वाला घटाओ तो वो आ जाएगा n + 2 का फैक्टोरियल। ये कैंसिल हो जाएगा। माइनस NC3 कितना होगा? वो होगा n × n - 1 × n - 2 × n - 3 आएगा। वो फैक्टोरियल लगा दो n - 3। नीचे क्या आएगा? 3 फैक्टोरियल × n - 3 का फैक्टोरियल। ये कैंसिल हो जाएगा। -5C3 कितना होगा? वो होगा 5 × 5C3 क्या होता है? 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल, और नीचे हो जाएगा 3 फैक्टोरियल × 5 - 3 2 फैक्टोरियल। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 2 × 4, ये 10 हो जाएगा। ये वाला वैल्यू तो 10 हो जाएगा। तो 10 को उधर भेज सकते हो, तो ये 10 को मैं हटा के यहाँ क्या कर दूँ? 60 कर दूँ। अब तो इनको सोल्व ही करना पड़ेगा, है ना, और कोई तरीका नहीं है। तो इसको सोल्व करना तुम अपने से, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी वीडियो लेंथी हो गया है। एक आध क्वेश्चन ही तो मैं तुमको करने के लिए देता हूँ, तो तुम्हारा 6 क्वेश्चन में कैलकुलेशन, क्योंकि मेरे को थोड़ा कैलकुलेशन से थोड़ा, तो यहाँ से ये क्यूबिक बनेगा, लेकिन n³ वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये क्यूबिक बनेगा वैसे, है ना। चलो करके दिखाऊँ क्या?
चलो कर लोगे, मुझे पता है। यहाँ मैक्सिमम पावर ऑफ n कितना बनेगा, n क्यूब बनेगा, लेकिन यहाँ भी मैक्सिमम पावर ऑफ n क्या बनेगा, n क्यूब, लेकिन n क्यूब से n क्यूब कैंसिल हो जाएगा, बीच में माइनस है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये क्वाड्रेटिक की बनेगी, और क्वाड्रेटिक के रूट वगैरह निकालोगे इसमें n का वैल्यू आएगा तुम्हारा ऑप्शन नंबर सी आएगा, n इक्वल टू 25। चाहे पुट करके देख सकते हो, 25 + 5 कितना होगा, 30 होगा, 25 + 4 29 होगा, ऐसे पुट करके देख सकते हो, ये आंसर आएगा। ओके, नाउ वी विल मूव टू, एक आध क्वेश्चन ही तो दे रहा हूँ तुमको, तो कर लेना ये कैलकुलेशन। ओके, नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट सम। ये इसलिए दे रहा हूँ कि अभी कैलकुलेशन में फालतू में ज़्यादा टाइम वगैरह लग जाएगा। सॉरी 25 नहीं आएगा, इसका आंसर आएगा तुम्हारा, आंसर आएगा 27। गलती से मैंने और देख लिया, तो इसका आंसर 27 है, चेक करना अपने से। एपी प्रोग्रेशन सीरीज के थोड़े कई बार लेंथी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आते हैं आसान क्वेश्चन है। तो ये एपी का क्वेश्चन है, बनने वाले ही होते हैं, ये चैप्टर बनने वाला होता है ना, हो जाता है इजीली क्वेश्चन एग्जाम में। तो ये एपी में है A1 + A7 + A16, ये इतना गिवन है। ओके, देन सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स निकालना है। तो बताओ मैं A7 को क्या लिख सकता हूँ, A1 फर्स्ट टर्म को मैं A मान लेता हूँ, क्योंकि जनरली हम A मानते हैं। तो A7 कितना हो जाएगा, A7 हो जाएगा A + 6D, और A16 कितना हो जाएगा, AP का बेसिक मालूम है तो A + 15D। तो ये वैल्यूज़ वगैरह ऐड करो आपस में, A1 का वैल्यू A, तो A कितनी बार आया, A 3 बार आया, यहाँ A, यहाँ A, यहाँ A, तो क्या हो गया 3A + D का कोफिशिएंट कितना आया, यहाँ पहले में है नहीं, दूसरे में क्या है 6, और यहाँ तीसरे में क्या है 15 ऐड किया है, मतलब A1 + A7 + A16 इक्वल टू कितना गिवन है 40। तो ये कितना आ गया, 3 कॉमन ले लो, 3 कॉमन लिया तो क्या आया A + 7D इक्वल टू 40। तो 3 को नीचे ले जाओ, A + 7D इक्वल टू कितना आया 40/3। ये इक्वेशन यूज हो सकती है हमको। क्या निकालना है, फर्स्ट 15 टर्म्स का, इसका मतलब n का वैल्यू कितना है 15, और an का फॉर्मूला तुमको मालूम है क्या होता है, A + n - 1 × D। इसीलिए तो इसमें जैसे तुमने A7 निकाला था तो n की जगह क्या पुट किया था 7, तो A7 क्या आ गया था, यहाँ भी n की जगह 7 पुट करो, तो क्या आ गया था A + 7 - 1 6, A + 6D। ओके, तो S हमको क्या निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। SN डेनोट करता है सम ऑफ n टर्म्स को, तो n की जगह क्या है 15 पुट करना है, तो S15। तो हमको फाइंड करना है, SN का फॉर्मूला होता है n/2 2A + n - 1 × D। वैल्यू पुट कर दो, n की जगह 15 पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा 15/2 2A + n की जगह 15 - 1 कितना हो जाएगा 14D। 2 कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा 15/2 × 2, अंदर क्या बचेगा A + 7D। 2 से 2 कैंसिल हो गया हमारा, 15 A + 7D की जगह वैल्यू पुट कर दो, फ्रॉम वेयर, इक्वेशन 1 ऊपर देखो 40/3 3 5 जा 15, 5 को 40 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हुआ 200। सो देखो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस सम। इससे और इजी क्वेश्चन क्या होगा जो, तो ये तो सभी स्टूडेंट कर लिए होंगे। ओके, नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट सम। ये वाले क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस का डायग्राम बनाओ। एक बार मैं पढ़ देता हूँ, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द वर्टिकल टावर स्टैंडिंग एट ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑब्जर्व्ड 45 फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द प्लेन। तो देखो डायग्राम 3 लाइन पढ़ लिया तो उसका डायग्राम बना लो, क्या लिखा हुआ है 3 लाइन में लिखा हुआ है कि एक टावर है, उसकी हाइट तुमको हो सकता है आगे गिवन हो, ये नीचे का प्लेन है, ग्राउंड है, तो ग्राउंड के ऊपर कोई पॉइंट है ए, तो जो टावर है उसके टॉप का ग्राउंड वाले पॉइंट से जो एंगल है वो 45 है।
ये वाला एंगल 45। ओके, और क्या गिवन है, ए पॉइंट से ऑब्जर्व किया जा रहा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे है और ये टावर है, टावर की हाइट मान ली h। और क्या गिवन है, ए पॉइंट बी, आगे पढ़ो, बी पॉइंट इज द पॉइंट 30 मीटर वर्टिकली अबाउ पॉइंट ए। तो बी पॉइंट क्या है, ए से जस्ट ऊपर, क्या है, 30 मीटर ऊपर, वर्टिकली अबाउ। इसका मतलब बी पॉइंट क्या है, 30 मीटर ऊपर, मान लो 30 मीटर इतना हुआ, तो बी पॉइंट यहाँ है। ओके, तो बी पॉइंट का ये ए से हाइट कितना है, 30 मीटर, ये क्वेश्चन में गिवन है 30 मीटर, डिग्री नहीं मीटर। ओके, तो आगे पढ़ो, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम बी पॉइंट इज 30 डिग्री। तो ऑब्वियसली अब क्या करो तुम, बी पॉइंट का टावर के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 30 डिग्री है। तो इसका मतलब क्या हुआ, बी पॉइंट पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, वो क्या होगी, ग्राउंड के पैरेलल होगी। फिर बी पॉइंट को टॉप से ज्वाइन करेंगे, तो ये वाला एंगल जो डिनोट कर रहा हूँ, ये वाला एंगल 30 डिग्री, क्योंकि इसी को आगे बढ़ाओगे ना, जैसे बी पॉइंट है यहाँ, तो ये वाला एंगल 30 डिग्री है, तो इसको आगे बढ़ाओगे तो ये ग्राउंड पे भी एंगल क्या बनेगा, 30 डिग्री, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों लाइनें क्या है, पैरेलल है। तो ये 30 होगा, तो ये 30 क्यों, करेस्पॉन्डिंग एंगल, तो वो वाला बताना चाह रहे। ओके, इस बी पॉइंट को इधर आगे बढ़ाओगे, ग्राउंड को थोड़ा आगे बढ़ाओगे, तो वो भी 30 होगा। अब आगे क्या गिवन है बेटा, ये 30 है, तो तुम क्या बोल सकते हो, एक चीज़ बोल सकते हो। अब आगे क्या पूछा है, डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम पॉइंट ए, तो ये वाली डिस्टेंस पूछा है, ये वाली, तो ये क्या है, डी मान लो, डी पूछा है तुमको। तो ये 30 है, तो तुम क्या बोल सकते हो, ये वाली भी कितनी होगी, 30 होगी। टोटल हाइट को तुमने h माना है, टोटल क्या माना है, h माना है, टोटल h मान लो, या फिर तुम एक मान सकते हो, छोटी वाली को भी h मान सकते हो, तुम पे डिपेंड करता है कि किसको h मानते हो। चलो मैं ये छोटी वाली को h मान लेता हूँ, तो टोटल हाइट कितनी हो गई टावर की, h + 30 हो गई। और अगर टोटल h मानते हो तो ऊपर वाली क्या हो जाएगी, h - 30 हो जाएगी, है ना। तो ये हो गई। अब तुम लगाओ, ये मैं मान लिया PMA, ट्राइंगल PMA में, ट्राइंगल PMA के अंडर tan 45 लगाओ। tan 45 क्या होगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है, h + 30 अपॉन बेस, बेस कितना है, d। तो यहाँ से कितना आया, d = आ गया h + 30। इसको दे दो इक्वेशन 1। अब ये बताओ, ये बीच में पॉइंट मान लिया मैंने n, तो जो तुम्हारी BN लेंथ है ना, तुम्हारी BN लेंथ कितनी होगी, जो AM लेंथ होगी वही BN लेंथ होगी, ये वाली लेंथ भी कितनी होगी, D होगी, स्मॉल d, है ना। क्यों, क्योंकि AM = क्या है, BN है, वो होगी स्मॉल d, क्योंकि एक रेक्टेंगल बनेगा ना। तो अब जो ट्राइंगल लो तुम, ट्राइंगल लो कौन सा वाला, PNB, ट्राइंगल PNB लो, तो उसके अंदर लगाओ tan 30, तो tan 30 होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है, PNH अपॉन बेस कितना है, स्मॉल d। तो यहाँ से d का वैल्यू कितना आया, यहाँ से h का वैल्यू कितना आया, d को उधर ले जाओ, तो h का वैल्यू कितना आया, d अपॉन tan 30 कितना होता है, 1/√3, तो d अपॉन √3, ये h का वैल्यू आया। ये इक्वेशन 2 कर दो। हमको क्या निकालना है, d का वैल्यू निकालना है, स्मॉल d का वैल्यू निकालना है। तो क्या करो, इक्वेशन 2 से h का वैल्यू, इससे h का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दो, तो क्या आएगा, d = h की जगह ये वैल्यू पुट करो, d अपॉन √3, h का वैल्यू यहाँ से यहाँ पुट कर दो, है ना, h की जगह d अपॉन √3 + 30, d को एक साइड ले आओ, तो नीचे लिख रहा हूँ मैं
तो डी को कॉमन ले लिया तो 1 - 1/√3 आया, इक्वल टू कितना आया 30। एलसीएम वगैरह लो तो यहाँ से डी का वैल्यू मिलेगा तुमको 30√3/√3 - 1। लेकिन हमको रेशनलाइज करना है, तो इसको रेशनलाइज करो तो क्या है हमारा, ऊपर लिख रहा हूँ मैं 30 क्या है 30√3/√3 - 1 है। रेशनलाइज करो तो √3 + 1, नीचे भी √3 + 1, नीचे क्या बना a + b a - b, तो a का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 3 - 1 2 हो जाएगा। तो नीचे क्या हो जाएगा, नीचे में कट करके डायरेक्टली लिख रहा हूँ, नीचे a + b a - b बनेगा तो वो 2 हो जाएगा। तो 2 को 30 से कट कर दो तो 15, तो ये क्या हो जाएगा 15। और फिर √3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो इसके, तो वो 15 √3 से होगा तो 3, √3 1 से होगा तो √3, तो ये हो जाएगा 15 × 3 + √3। सो देखो विच ऑप्शन इज करेक्ट आया, तो देखो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस सम। वैसे समझाने में तो वैसे टाइम लगता ही है क्वेश्चनों को, है ना। तो ये हमारा हो गया 8th क्वेश्चन। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट सम। हाइट डिस्टेंस आसानी होता है, जो 10th क्लास में पढ़ाया जाता है उससे थोड़ा सा कई बार टफ क्वेश्चन पूछते हैं कि यहाँ तो जैसे कोई 3D का इन्वॉल्वमेंट नहीं था, लेकिन जो कुछ पेपर्स में आगे देखेंगे या पीछे गए होंगे क्वेश्चन जिनमें क्या होता है 3D का इन्वॉल्वमेंट होता है क्वेश्चनों में, 3D में सोचना पड़ता है तुमको एंगल वगैरह के लिए। इसमें क्या गिवन है हमको कि ये इक्वेशन गिवन है बॉक्स के अंदर, बॉक्स के रूल वगैरह तुमको मालूम होने चाहिए। तो एक तो इंटरवल बात कर रहे हैं हम π/2 से 2π/3 की, तो साइन का ग्राफ चाहिए और एक ग्राफ चाहिए हमको माइनस कोस का। तो साइन का ग्राफ और कोट वगैरह हम वैल्यू वगैरह से देख लेंगे, है ना। तो जैसे साइन का ग्राफ होता है ऐसा, तो हमको क्या चाहिए π/2 से 2π/3 तक चाहिए। तो ये π/2 हुआ और ये वाला वैल्यू हुआ 2 कुछ इधर बीच में, है ना, पूरा उधर नहीं, यहाँ पे तो अलग होगा, क्या होगा वहाँ पे 3π/2 होगा, ये 2π/3 थोड़ा इधर है, तो ये वाला हो गया। ये वाला वैल्यू, है ना, बाकी को मिटा दो। ओके, ये वाला ग्राफ हो गया। π/2 पे वैल्यू बनेगा 1 और 2π/3 पे वैल्यू बनेगा, यहाँ 2π/3 पे वैल्यू बनेगा 2π - π/3, तो माइनस का √3/2 साइन का वैल्यू, ये हो गया। सॉरी गलती हो गया, होता है माइंड कंसंट्रेट नहीं रह पाता, है ना। तो देखो साइन का ग्राफ बनाओ तुम कई बार होता है ऐसा, है ना, π/2 पे 1 होता है और 2π/3 पे सेकंड क्वाड्रेंट है ना, तो सेकंड क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव होगा, तो π/2 के ऊपर तो यहाँ π/2 है, उसके ऊपर तो साइन का वैल्यू 1 होता है, और 2π/3 के ऊपर वैल्यू ये यहाँ देखो, यहाँ तो पाई होगा, पाई पे तो 0 बन जाएगा ये नीचे आगे आके, लेकिन 2π/3 थोड़ा पहले होगा, तो 2π/3 के ऊपर वैल्यू आएगा यहाँ तुम्हारा √3/2 होगा, π - π/3। तो ये वैल्यू क्या है, अब इसको बॉक्स के अंदर डालोगे तो बॉक्स के अंदर 1 से छोटा वैल्यू ही है, ये वैल्यू देखो ना, जैसे √3/2 और 1 के बीच में देखना है, तो √3/2 और 1 के बीच में बॉक्स के अंदर डालोगे, तो जैसे √3/2 होता है 0.8 और 1 के बीच में जैसे 0.9 डाला, तो बाहर क्या निकलेगा 0, तो इसका बाहर क्या निकलेगा यहाँ 0। ऐसे ही इस कोस वाले का देखना है, तो कोस का ग्राफ बनाओ, कोस का पहले π/2 और 2π/3 के बीच में, कोस π/2 होता है 0 और 2π/3 सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो ये कोस π/2 इधर ऊपर वाला मैं मिटा देता हूँ,
ये वाला 18 में, तो पाई बाई 2 के ऊपर तो होता है 0 और 2 पाई बाई 3 यहाँ मान लो, 2 पाई बाई 3 के ऊपर होता है माइनस का 1/2। ये किसका ग्राफ हुआ? कोस थीटा का, कोस थीटा का ग्राफ हुआ। अब हमको तो ये कोस थीटा का ग्राफ हुआ, हमको किसका ग्राफ चाहिए? हमको चाहिए माइनस कोस थीटा का ग्राफ। तो क्या करोगे? माइनस कोस थीटा का ग्राफ बनाने के लिए इसमें जो वैल्यूज आएंगे उनको पॉजिटिव कर लो। जैसे इसमें माइनस का 1/2 आया तो इसके आगे माइनस लगा दो, क्योंकि हम कोस के आगे भी तो क्या कर रहे हैं? माइनस लगा रहे हैं। तो इसमें माइनस 1/2 आया, उसके आगे माइनस लगा दो, तो वो क्या बन जाएगा? प्लस 1/2। तो ऊपर चला जाएगा ये ग्राफ। तो ये किससे ग्राफ में कन्वर्ट हो जाएगा? ऐसे वाले ग्राफ में कन्वर्ट हो जाएगा। पाई बाई 2 पे तो वही रहेगा, लेकिन ये 1/2 क्या चला जाएगा? ये जो नीचे आया है ये 1/2 अब ऊपर हो जाएगा, यहाँ 1/2 ऊपर चला गया। अब देखो ये तो वाला वैल्यू 0 है, 0 और 1/2 के बीच में बॉक्स के अंदर डालो, जैसे 0.4 डाला, बाहर क्या निकलेगा? 0। तो इसका भी क्या निकलेगा? 0। तो ये क्या आया? यहाँ से इक्वेशन क्या आई? 0 × x + 0 × y = 0। तो इसमें तो x और y का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। तो x का और y का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, जैसे 5, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है। x का वैल्यू कितने हो सकते हैं? x के 1 से लेके लाख तक हो सकते हैं, y के भी 1 से लेके इनफाइनाइट तक हो सकते हैं। तो कितना सॉल्यूशन आया? इसका आएगा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन 4 पाई बाई 2 से लेके 2 पाई बाई 3 तक, है ना? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन 4 पाई बाई 3 से लेके 2 पाई बाई 3 तक। लेकिन हमको ये वाली इक्वेशन का और देखना है, तो ये वाली और इक्वेशन का देखो। कोट पाई बाई 2 कितना होता है? 10 पाई बाई 2 होता है इनफाइनाइट। तो कोट पाई बाई 2 हो जाएगा 0, और कोट 2 पाई बाई 3 क्या होगा? कोट 2 पाई बाई 3 होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो वो क्या होगा? वो देखो एक बार, है ना? ये वाला इक्वेशन हमने छोड़ दिया, ये वाला और देखना है। तो एक बार मैं नीचे मिटा के कर रहे हैं। उसका तो क्या आया? 0 × x + 0 × y = 0। तो उसमें तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो सकते हैं, लेकिन इसका और देखना पड़ेगा ना हमको। कोट थीटा का बॉक्स x + y, क्योंकि दोनों का कंबाइन में चाहिए हमको। तो इसका कंबाइन में उसका तो क्या आया? उसका तो आया 0 × x + 0 × y = 0। तो यहाँ के अकॉर्डिंग तो कुछ भी हो सकता है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, लेकिन इसका देखना पड़ेगा। तो अब देखो कोट थीटा कितना है? कोट थीटा कितना है? पाई बाई 2 से लेके 2 पाई बाई 3 के बीच में। तो कोट पाई बाई 2 अगर मैं कोट लगाऊं तो कोट पाई बाई 2 तो होता है 0, तो ये तो यहाँ 0 हो गया। और कोट 2 पाई बाई 3 कितना होगा? कोट 2 पाई बाई 3 होता है पाई माइनस पाई बाई 3। कोट पाई बाई 3 होगा 1/√3, सेकेंड क्वाड्रेंट में 1/√3 होगा। तो ये 0 से 1/√3 बॉक्स के अंदर डालोगे तो ये आएगा माइनस का 1। बॉक्स के अंदर 0 से छोटा और 1/3 से बड़ा। इसका मतलब क्या हुआ कि 1/3 माइनस होगा ना, नीचे होगा। तो इसका मतलब 0 से छोटा वाला इंटीजर क्या बनता है बॉक्स के अंदर? -1। तो -1 × x + y = 0। तो ये क्या हो गया? y - x = 0। तो ये वाली लाइन कौन सी हुई? ये हुई y = x लाइन हुई। तो y = x लाइन का डायग्राम बनाओ। तो y = x लाइन का डायग्राम बनेगा तुम्हारा कि एक ऐसी लाइन जो ओरिजिन से पास कर रही है, तो उसके ऊपर कितने पॉइंट होंगे? बहुत सारे पॉइंट होंगे, 0, 0, 1, 1, 1/2, 1/2, 3, ऐसे कितने पॉइंट होंगे? इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स होंगे। कितने? इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स होंगे। तो कितना? ये वाला पोर्शन सही हो गया। हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन इन पाई बाई 2 से लेके 2 पाई बाई 3 में। तो ये वाला तो तुम्हारा लास्ट वाले क्वेश्चन में, फोर्थ ऑप्शन में भी दे रखा है। इसका मतलब ये वाला और चेक करना पड़ेगा। पाई से 7 पाई बाई 6 में। तो पाई से 7 पाई बाई 6 में अब तुम चेक करना अपने से, है ना? कुछ तो करोगे ना। तो इसमें देखना तुम्हारा ऑप्शन कौन सा आएगा? थर्ड ऑप्शन आएगा, क्योंकि बॉक्स वगैरह आते हैं। अगर बॉक्स नहीं आते तो तुम चेक कर सकते हो। एक इक्वेशन का बता देता हूँ मैं, एक इक्वेशन का, चलो जल्दी से देख लो। कैसे? जैसे किसका बताना है मेरे को? ये वाला साइन थीटा वाली इक्वेशन का। साइन थीटा बॉक्स इंटू x प्लस माइनस का कोस थीटा बॉक्स इंटू y = 0। एंगल क्या है? पाई से लेके 7 पाई बाई 6 तक। पाई से लेके 7 पाई बाई 6 को लिख सकते हो पाई + पाई बाई 6। कौन से क्वाड्रेंट में हुआ? थर्ड क्वाड्रेंट।
थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो बॉक्स का बाहर क्या निकलेगा, -1, क्योंकि -1 से छोटा तो हो ही नहीं सकता ना, तो -1 इंटू एक्स। और कोस क्या होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, नेगेटिव होता है, लेकिन आगे नेगेटिव और लगा हुआ है, तो उसका बाहर क्या निकलेगा, 1 ही निकलेगा। 1 और 0 वो देखना पड़ेगा तुमको, है ना। कैसे, जैसे कोस पाई कितना होता है, कोस पाई होता है -1, और कोस 7π/6, पाई प्लस पाई/6, पाई प्लस पाई/6 होता है माइनस का, कोस पाई/6 होता है साइन का पाई/3 होता है ना जो, तो √3/2 वो, लेकिन माइनस का, लेकिन आगे एक और माइनस लगा हुआ है, तो ये भी प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, √3/2 से लेके 1 तक। तो ये हो जाएगा जैसे 0.8 से लेके 1 तक, उनके बीच में बॉक्स के अंदर पुट करोगे तो वैल्यू क्या देगा, जैसे 0.9 पुट किया यहाँ अंदर 0.9, तो क्या देगा 0, तो 0 इंटू वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया, y तो है ही नहीं, तो x का वैल्यू कितना आ गया 0, x कोऑर्डिनेट क्या आ गया 0। सेकेंड वाली इक्वेशन देखो, सेकेंड वाली इक्वेशन क्या है, बॉक्स के अंदर कोट थीटा इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। ओके, तो कोट थीटा क्या देगा थर्ड वाले क्वाड्रेंट में, थर्ड में कोट क्या होता है, ASTC लगाओ, फर्स्ट में ओ ए का मतलब साइन सभी पॉजिटिव, सेकंड में एस साइन और कोसेक पॉजिटिव, थर्ड में टी मतलब टेन और कोट पॉजिटिव, तो ये वाला पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव कितना पॉजिटिव होगा, 10 पाई होता है जो कोट, नहीं कोट पाई क्या होता है जो इनफाइनाइट होता है, ये तो बेटा है ना। तो और 10 कोट 7π/6 कितना होगा, पाई प्लस पाई/6, तो वो होगा कोट पाई/6 होगा। और कोट पाई/6 कितना होता है, कोट पाई/6 होता है तुम्हारा 10 पाई/3 के इक्वल, तो वो हो जाएगा √3, तो ये हो जाएगा √3 कोट 7π/6। और कोट यहाँ वाला, ये वाला देख रहे हैं, यहाँ 7 गिवन है तुमको क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में 7π/6 गिवन है। तो और कोट पाई क्या होता है, जो 10 कोट पाई होगा 1/10 पाई, 10 तो इनफाइनाइट होगा, माइनस इनफाइनाइट नहीं प्लस इनफाइनाइट, तो √3 से लेके प्लस इनफाइनाइट तक। √3 कितना होगा 1 पॉइंट, तो उसका बॉक्स के अंदर पुट करोगे तो कुछ भी वैल्यू आएगा, जैसे मान लो बॉक्स के अंदर यहाँ कुछ भी पुट कर सकते हो, तो बॉक्स के अंदर मान लो तुमने पुट किया यहाँ अंदर 2.5, तो उसका बॉक्स के अंदर बाहर क्या निकलेगा 2x निकलेगा, तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये वाला x का वैल्यू यहाँ पुट करो तो y का वैल्यू भी क्या आ जाएगा 0, तो यहाँ क्या पॉइंट आया सॉल्यूशन, ये वाला x का वैल्यू इसमें पुट करो, तो ये x का वैल्यू यहाँ पुट किया तो 2 इंटू 0 प्लस वाई इक्वल टू 0, तो y का वैल्यू भी 0 आया, तो सॉल्यूशन क्या आया इसका, ये सेकंड वाली इक्वेशन के केस में 0,0 सॉल्यूशन आया। अब कोई ज़रूरी नहीं है तुम 2.5 अंदर पुट करो, तुम 10.5 पुट कर लो चाहे, तो उसका बाहर क्या निकलेगा 2x की जगह 10x आ जाएगा, फिर सेम प्रोसीजर है, x की जगह 0 पुट करो तो y का वैल्यू तो 0 ही आना है। तो इस केस में क्या आएगा यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक का मतलब सिंगल सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन होगा 0,0। ओके, तो ये समझ में आएगा होप। प्रॉपर्टी लगाओ, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगा सकते हो, जैसे तुमको दिख रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, तो यहाँ से देखने पे पता चला कि तुम प्रॉपर्टी लगाओगे कौन सी, C1 इक्वल टू C1 प्लस C2, तो ये लगाओ प्रॉपर्टी। तो यहाँ क्या बनेगा, ये 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा को मैं लिख रहा हूँ C से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो C स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा को S से, तो S स्क्वायर। सेकेंड वाले कॉलम में क्या हो गया, ये वाला साइन स्क्वायर इसमें ऐड हो जाएगा, तो यहाँ भी 1 प्लस कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, लास्ट वाले में साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर में ऐड हो जाएगा कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, बाकी सेम की सेम रहने दो, यहाँ और यहाँ सेम है। तो ये क्या बन गया, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, वो 1 बन गया, तो 1 + 1 2 हो जाएगा। यहाँ दूसरे वाले कॉलम में भी कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, लास्ट वाले कॉलम में 1 हो जाएगा। ओके, सेकेंड वाला कॉलम ऐसा का ऐसा, साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर
और साइन स्क्वायर। ओके, और क्या कर सकते हो, यहाँ क्या है 4 cos 6 थीटा, 4 cos 6 थीटा, और यहाँ 1 + 4 cos 6 थीटा। 6 थीटा है ये, 60 नहीं है, 6 थीटा। ओके, अब क्या प्रॉपर्टी लगा सकते हो तुम, अब तुम ट्राई करोगे, क्या ट्राई करोगे बेटा, कि यहाँ और यहाँ और यहाँ क्या बने, यहाँ जीरो बने, यहाँ जीरो बने। तो यहाँ जीरो कैसे बन सकता है, तुम प्रॉपर्टी लगाओ क्या, R2 = R2 - R1, तो लगाओ प्रॉपर्टी। तो पहला कॉलम ऐसा का ऐसा 2 sin स्क्वायर 4 cos 6 थीटा, और R2 में से R1 घटा दो, ये 2 में से ऊपर वाला 2 घटाओ तो 0 आएगा। ये 1 + sin स्क्वायर है, उसमें से sin स्क्वायर घटाओ तो 1 आएगा। ये 4 cos थीटा में से 4 cos थीटा घटाओ तो 0 आएगा। और यहाँ क्या आएगा, ये 1 ऐसा का ऐसा, और ये sin स्क्वायर ऐसा का ऐसा, ये 1 + 4 cos 6 थीटा ऐसा का ऐसा। अब एक्सपेंसन कर लो, ये 6 थीटा है, एक्सपेंसन कर लो किसके अकॉर्डिंग, बीच वाले एलिमेंट के अकॉर्डिंग। ये वाला इधर हाइड किया, इधर हाइड किया, तो 1 की वजह से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब चाहे = में 0 है ना, तो चाहिए तुमको क्या करना पड़ेगा, अब तुमको करना पड़ेगा कि ये इसके अकॉर्डिंग एक्सपेंसन कर लिया, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर उसमें से इसको इससे मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना है। तो 2 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 1 + 4 cos 6 थीटा से, फिर उसमें से घटाना है 1 को मल्टीप्लाई करना है 4 6 थीटा से, तो 1 × 4 6 cos 6 थीटा है ना, 6 थीटा है। तो ये 8 6 थीटा में से 4 cos थीटा गया तो कितना बचेगा 4 cos 6 थीटा बचेगा, और ये 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो +2 = 0। तो यहाँ से क्या आया तुम्हारा, यहाँ से आया तुम्हारा cos 6 थीटा = -½ क्या आया, -½ तो अब देखो -½ cos सेकेंड क्वाड्रेंट में बन सकता है ना, ये जनरल सॉल्यूशन लिख लो ना, फिर वहाँ से पता चल जाएगा क्या पूछा है, ये वैल्यू ए की वैल्यू पूछा है वो तो -½ बनता है, तुमको पता है कि पाई माइनस cos कितना 1/2 होता है, cos π/3, cos 60 1/2 होता है। तो यहाँ होगा पाई माइनस, सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है इसलिए पाई माइनस करेंगे, पाई माइनस π/3, तो क्या हो जाएगा 6 थीटा = पाई माइनस π/3 कितना हुआ 2 π/3 हो गया। 6 को नीचे ले जाओ तो क्या हो जाएगा, थीटा = π/9 हो जाएगा। तो विच ऑप्शन करेक्ट हुआ, तो देखो इस क्वेश्चन में कौन सा आंसर करेक्ट आ जाएगा, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस सम। आसान क्वेश्चन था, इससे और आसान। तो देखो तुमने क्या देखा कि ये जैसे पाई माइनस π/3 कैसे हुआ, ये प्रॉपर्टीज़ वगैरह कैसे लगाते हैं, इन पे और इससे टफ क्वेश्चन चाहिए या ये इनका बेसिक वगैरह चाहिए, तो किसी भी टाइप की तुमको मेरे से हेल्प लेनी है तो ले सकते हो। उसके लिए कॉन्टैक्ट वगैरह कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर कुछ समय बाद टेलीग्राम का लिंक वगैरह अपलोड कर दूंगा, वैसे कर सकते हो। तो तुमको तुम्हारी मतलब अगर तुमको पूरा सिलेबस मेरे से पढ़ना है 10th से 12th तक का पूरा, इवन JEE मेन से मतलब बेसिक से लेके एडवांस तक में ऑल इंडिया रैंक 315 कैसे लाई जाए उसके लिए करना है तो वो कर सकते हो। या फिर तुम मान लो जस्ट 11th पास किया है तो मतलब मेरे पास अलग अलग टाइप के बैचेज हैं, 11th पास आउट बैच, 12th पास आउट बैच, टारगेट बैच, तो किसी उनके तुम्हारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सभी के अंदर मैं ही पढ़ाऊँगा। मैथ्स वगैरह, फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए अलग टीचर्स वगैरह हो जाएंगे। ओके, थैंक यू, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, होप यू लाइक इट, गॉड ब्लेस यू। ओके।